Thank you very much for having me. Now, before I start, I would like to share an experience with you. We were conducting a course in Karachi, and one of the guests was a German person. So everyone was making very good presentations. At the end, he said, "I was just wondering why you were talking in English, because all the participants could understand your own language. तो what was the compulsion in talking in English?" तो हमने कहा जी बाब हमें अच्छा लगता है और हम डिप्रेस हो जाते हैं अगर कोई उर्दू बोल रहा हो तो ही एक्चुअली हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस उसने सिर्फ इस बात पर दिया कि बेहतरीन इबलाग आपकी मादरी ज़बान के अंदर होता है, और जब आपने इंग्लिश एज अ फर्स्ट लैंग्वेज नहीं सीखी होती तो पहले आप अपने ख्याल को अपनी मादरी ज़बान में सोचते हैं, फिर आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, फिर आप ये भी ख्याल करते हैं कि आपका लहजा ख़राब ना हो जाए, तो फिर आप उसको एक एक्सेंट के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। और समझने वाले को भी इस तरह 2 स्टेप के अंदर इसको समझना। बेटी आगे आ जाओ, यू कैन कम हियर, ये खाली जगह है। तो मैंने उस वक्त से ना ये बात सीखी है कि जो हमारी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है वो तो हमने इंग्लिश में बोलनी है, बीच बीच में जहाँ हमें समझ ना आए बीच में इंग्लिश का लफ्ज़ अड़ा सकते हैं, लेकिन जनरली हमें इस बात पर कोई शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए कि हम अपनी ज़बान के अंदर इबलाग करें और अपनी ज़बान में बात करें। और अननेसेसरीली जैसे बच्चों के फंक्शन होते हैं ना, ऐसे मुश्किल सी इंग्लिश मुंह बिगाड़ के दी वर्ड दी इस तरह करके वो ना किसी को समझ में आ रही होती है और ना उसके ज़रिए प्रॉपर हिज उठा रहे होते हैं। तो इसलिए इसमें ना मैंने उस दिन से ये सोचा है, और इवन हमारे जो MCPS HP के कोर्सेज भी बाकी और भी जितने वर्कशॉप्स होती हैं तो उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि हम बाइलिंगुअल रहें, ट्राइंगुलर रहें, बेशक जो भी ज़बान से हमारा इबलाग बेहतर हो उसको करें और अपने ऊपर ये कंपल्शन ना डालें कि मैंने अंग्रेज़ी ही बोलनी है। राइट, ओके, तो आई विल नॉट टेक मच टाइम। तो अभी भी अंग्रेज़ी बोल रहा हूँ, लेकिन ये है कि आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यू नो मी, परहैप्स यू नो मी। देखिए, ये हम बात करेंगे कि अपीयरिंग इन FCPS वाइवा, आई एम नॉट गोना टेल यू गायनी, आई एम नॉट गोना टीच यू ऑप्स, राइट, एंड you know better than me. Even the junior most person is knowing much more than me, और you have got experts जो आपको सारा कुछ बताएंगे। मैं आपको एक्चुअल वाइवे के टिप्स बताना चाहता हूँ कि आप वाइवा देने जाते हैं तो कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो आपको चाहिए जो वाइवे में आपकी हेल्प करेंगी। ओके, एक तो याद रखिए कि इट्स अ फाइट बिटवीन एग्जामिनर एंड द कैंडिडेट, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि एग्जामिनर हैज़ नथिंग टू लूज, देयर कैन बी ओनली वन लूजर एंड दैट इंसिडेंटली कैन बी यू। तो इसलिए इसको इस तरह की जंग लड़नी है। हमारे एक टीचर होते थे, वो हमसे बहुत सीनियर थे, तो मैं भी PGR था, वो भी बड़े अरसे से इम्तिहान दे रहे थे, 12-13 साल। वो जो हर दफ़ा आते थे ना तो अपनी लड़ाई का किस्सा सुनाते थे। वो कहते एग्जामिनर ने मुझसे ये कहा और मैं अड़ गया, मैंने उनको ये कहा नहीं, मैंने कहा मैं आपको ब्रिटिश जर्नल ऑफ सर्जरी दिखाता हूँ। मैं कहता बड़ा वो शर्मिंदा हो गया, चुप हो गए, लेकिन वो फेल हो जाते थे हर इम्तिहान में क्योंकि वो एग्जामिनर को चुप कराते थे लेकिन पास नहीं होते थे। तो ये याद रखिएगा कि ये जंग जो है ना, ये 2 बंदों की ईगो की जंग नहीं हो रही है, इसके अंदर आपने बचा के निकलना है, बस ये जंग नहीं है। और अगर ये जंग है तो इसमें कैजुअल्टी सिर्फ एक हो सकती है, एंड दैट इज यू, राइट। दूसरी बात यह है कि दिस वाइवा नीड्स एन इंटेंस स्ट्रक्चर्ड प्रेपरेशन। आपको पता है कि जो लर्निंग होती है ना, उसके 3 कैटेगरीज होती हैं। एक होती है सुपरफिशियल लर्निंग विच इज मेमोरी बेस्ड, जिसमें आप रट्टा लगाते हैं। What are the 15 causes of postpartum hemorrhage? What are the 10 causes of antepartum hemorrhage? What are the 10 causes of pain right iliac fossa? What are the reasons for this? आप उसको मेमोराइज कर लेते हैं, मेमोराइज, फलानी क्लासिफिकेशन कैसी है, फलानी TNM क्लासिफिकेशन कैसी है, फलाना क्राइटेरिया कौन सा है। इस तरह की पढ़ाई को हम कहते हैं सुपरफिशियल लर्निंग। और एक होती है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग होती है जिसमें यू डेवलप अ मीनिंग, आप एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं और एक मीनिंग बनाते हैं। और एक दोनों के दरमियान चीज होती है जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक लर्निंग। स्ट्रेटेजिक लर्निंग इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ सुपरफिशियल लर्निंग एंड डीप लर्निंग, जिसमें आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं, इम्तिहान की स्ट्रेटेजी बनानी है कि पास कैसे होके आए। उसका ताल्लुक ना सुपरफिशियल लर्निंग से है ना उसका ताल्लुक डीप लर्निंग से है, वो आप स्ट्रेटेजी बनानी। तो हम उस स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। ऑफ कोर्स द नॉलेज एंड स्किल्स आर एसेंशियल। यह है कि आप जितनी मर्जी आपको स्ट्रेटेजी आती हो, जितने मर्जी आप दाव पेच आपको आते हो, अगर फिजिकल पावर ना हो, देखना एक पहलवान जो है उसको टेक्निक सारी आती हो मगर उसकी मसल पावर ना हो तो ऑब्वियसली वो उसको नहीं। तो जब तक आपकी जो मसल पावर है दैट इज ऑब्वियसली बैकग्राउंड क्लिनिकल नॉलेज एंड स्किल। ओके,
जो पहली प्रेपरेशन है ना वाइवा की, वो है माइंड सेट। आज से 1 महीना पहले निश्तर में एक कोर्स हुआ था जो कि FCPS सर्जरी का कोर्स था। मैंने जाके पहला सवाल उनसे पूछा और यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप में से कितने लोग इस दफा इम्तिहान में अपीयर हो रहे हैं? ओके, तो आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, जरा हाथ खड़ा रखिएगा प्लीज, ताकि मुझे पता लगे कौन कौन लोग हैं। आपके कितने चांसेस है पास होने के? पास होने के कितने चांसेस हैं इस दफा? 80%। आपके कितने? दूसरा बताते रहे। नहीं, जिसने देना है हाथ प्लीज हाथ ऊपर रखिए। आपका बेटा कितने चांसेस है? 90%। आप कितने? 90। और किसने ध्यान? आपके कितने बेटा? 100% चांस। और वेरी नाइस, यू आर वेरी ऑप्टिमिस्ट। आपके कितने बेटा चांस है? 50% है आपके चांसेस। अच्छा, आप हैरान होंगे कि वो मैंने उसको ना नोट कर लिया, और जब रिजल्ट आया ना तो जितना जितना जिसने कहा था वो उसी तरह से उसका रिजल्ट निकला। बिकॉज इट इज योर माइंड सेट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गो विद अ पॉजिटिव माइंड सेट। तो वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी कि यू ऑलरेडी हैव अ पॉजिटिव माइंड सेट। अब जिन्होंने 90 या 80 कहा है उन्हें गौर करना पड़ेगा कि वो 20% क्या हैं जो आप सोच रहे हैं कि मैं नहीं हूं, एंड यू फोकस ऑन दैट 20%, एंड आई लीव इट टू यू टू डिसाइड कि वो 20% क्या है। ओके, ये एक्सरसाइज मैंने आपसे एक्सरसाइज कर ली है कि अगर आपका सुबह वाइवा हो तो आपके कितने चांसेस हैं। तो जिस को आप वाइवा देने जाएं तो प्लीज अपने दिल में सोच के जाइएगा कि आई हैव गॉट एवरी चांस। ये माइंड सेट मेरे ख्याल में किसी भी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। पहला माइंड सेट है आई हैव एवरी चांस टू पास, आई विल पास, देयर इज नो रीजन दैट आई विल नॉट पास। आई हैव डन अ हार्ड वर्क 4 years. I passed my part 1 exam. That means I am capable of entering into the system. I have worked hard. I have read all the books. I have been working with various people. I know their techniques. I know all the skills. I have attended all the courses. Why not? Why I will not pass? दूसरा, there are so many examiners to judge me. All of them can't be dishonest and biased. कौन आ रहा है इम्तिहान लेने? कौन आ रहा है? वो आ रहे हैं। ओए शेख साहब, ओए शेख साहब बड़े फेल करते हैं बंदों को। कौन आ रही है मैडम? वो मोटी सी जो है, ओए 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 वो बहुत सख्त है। उन्होंने, दिस इज ऑल नेगेटिव माइंडसेट। दिस इज नॉट गोना हेल्प यू। दिस इज नॉट गोना हेल्प यू एट ऑल, बिकॉज इन FCPS एग्जाम नो वन एग्जामिनर कैन फेल यू एंड नो वन एग्जामिनर कैन पास यू। देयर आर सो मेनी एग्जामिनर्स। इवन इफ यू डोंट डू वेरी गुड विद वन एग्जामिनर, बहुत सारी कॉम्पनसेशन हो सकती है, और आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी के साथ कर लिया है तो हो सकता है आप इसको किसी और जगह के ऊपर फ्लंग हो जाएं। तो ये माइंडसेट होना चाहिए। तीसरा ये कि आई नॉट बी जज्ड एट द लेवल ऑफ सुपर स्पेशलिस्ट और मास्टर। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। ये सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम होता है कि जो बंदा FCPS का इम्तिहान देने जाता है ना, उससे जब पूछा जाता है व्हाट इज एन एब्सेस, तो 3rd ईयर में उसने पढ़ा होता है एब्सेस इज लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ पस। तो वो सोचता है FCPS में शायद एब्सेस कोई और चीज हो। ये तो 3rd ईयर में होती थी ना, लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ पस। तो अब जब मैं FCPS में आ गया हूं तो अब ना ये कोई आखिर कुछ ना कुछ तो मुझे एक चेंज करके इसको बड़ा जरा करना पड़ेगा कि ये लगे कि मैं FCPS का कैंडिडेट हूं। और इसलिए बहुत सारे लोग इस सिलसिले में बहुत मिस्टेक करते हैं। हमारे एक दोस्त थे, वो भी बहुत मुश्किल से पास हुए थे। वो हमारे टीचर थे, वो मेरे बाद पास हुए थे। जब मैंने इम्तिहान दिया, मेरे साथ भी गए थे इम्तिहान देने। तो जब भी हम कोर्सेज में जाते थे उनसे सवाल पूछते थे ना कि ये बताइए कि ये कोल्ड एब्सेस नेक की क्या ट्रीटमेंट है, तो वो जो सिंपल ट्रीटमेंट किताबों में लिखी हुई है जो 3rd ईयर वाले को भी पता होनी चाहिए, वो ये नहीं कहते। वो कहते सर आजकल तो ये कहते हैं कि ये करना चाहिए। हालांकि एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आजकल क्या कहते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ अपेंडिसाइटिस इज अपेंडिसेक्टमी। हाँ, अगर आपका एग्जामिनर आगे पूछना चाहे और कौन सी टेक्निक होती है, व्हाट इज द नीडलोस्कोपी, वो एक अलग बात है। लेकिन प्लीज आप याद रखिए, आपको FCPS, ये सारे एग्जामिनर बैठे हुए हैं, आपको FCPS के एग्जाम के अंदर कभी भी सुपर स्पेशलिस्ट के लेवल पर टेस्ट नहीं किया जाता। जितने आपके कुलीग पास होके आए हैं, आप इनसे पूछिएगा, जब इनसे सवाल पूछे थे, बिल्कुल जब ये पास होके आए थे, जब ये फेल होके आए थे कहेंगे बड़े मुश्किल सवाल पूछे, ओए 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 बड़े मुश्किल सवाल। लेकिन जितने लोग पास होके आए हैं वो आके सब ये कहेंगे बड़े सिंपल से सवाल, सिंपल सा केस था, सिंपल सा CA ओवरी का केस था, सिंपल सा केस था। आप उनसे, हम सबसे पूछिए
इनमें से कोई भी नहीं कहेगा कॉम्प्लिकेटेड केस था, सिंपल सा जो रोज देखते हैं वही केस था। ये एक बड़ा जबरदस्त माइंडसेट है जिसको आप सोच के जाइएगा। इस माइंडसेट के ना होने की वजह से जब आप तैयारी करते हैं तो आप जो बारीक बारीक चीजें हैं, जो फुट नोट किताबों पे लिखे हुए हैं, जो एग्जामिनर ने 30 साल पहले पढ़े थे, जो उसको याद भी नहीं होंगे और जो कभी पूछेगा भी नहीं, उसकी तरफ आपकी फोकस होती है, और जो मोटे बेसिक प्रिंसिपल हैं उनकी तरफ फोकस नहीं होता। इनको सलमा कहना चुप करें, बड़ी ऊंची बोल रही हैं बाहर खवातीन, तो डिस्टर्बेंस हो रही। ओके, दूसरी बात यह है कि आप अपनी प्रेपरेशन को, मैं आपको तैयारी उसकी नहीं कह रहा जो आपने 4 साल की है, मगर आपकी प्रेपरेशन को सेगमेंटलाइज करें, सेगमेंट्स में डिवाइड करें। ये मैंने थ्योरी के लिए पढ़ना है, ये मैंने टॉक्स के लिए पढ़ना है। आपके सारे एग्जामिनर आपको टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बता देंगे। जैसे सर्जरी की मैं मिसाल देता हूं, सर्जरी में पता है कि 15 स्टेशन है, एक स्टेशन जो है वो लॉग बुक का होगा इलेक्टिव, एक होगा इमरजेंसी। तो बेसिकली जो आपकी अपनी लॉग बुक है उसको गो थ्रू करें। एट रैंडम उसमें खुला तो उस पर आपने लिखा कि केस आपने लिखा कि सी सेक्शन विद प्लेसेंटा एक्रेटा, तो एग्जामिनर उसको देख के फौरन आपसे जो लॉग बुक पे बैठा होगा, ओके प्लीज टेल मी अबाउट दिस केस, ये क्या केस था, तो उसका तो पूरी की पूरी आपके पास नकल और बुटी, नकल और बेटा तो डिस्टर्बेंस हो रही है, बस बाकी काम बाद में कर लेना, ऐसे ऐसे बस बैठ जाओ। अच्छा एनीवेज, तो आपका जो लॉग बुक है वो सारी गो थ्रू कर ले, तो 2 स्टेशन आपके तैयार हो गए। मैं सिर्फ सर्जरी की एग्जांपल देता हूं, बाकी आप अपने हमारे सीनियर से पूछ लीजिएगा कि व्हाट इज टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इन गायनी। इसी तरीके से 2 सवाल इंटेंसिव केयर के आने ही आने होते हैं, एक सर्जिकल स्किल का सवाल आना ही आना होता है, 2 सवाल आपने कम्युनिकेशन स्किल्स के आने ही आने होते हैं। एक में आपने हिस्ट्री रिट्रीव, इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी होती है, एक में आपने इंफॉर्मेशन देनी होती है। एक को बताना होता है कि इस ऑपरेशन में हम आपका यूट्रस निकाल देंगे, ये बताना है, एक यंग लड़की को बताना है कि आपका यूट्रस निकालना पड़ेगा बिकॉज, तो ये आपने इंफॉर्मेशन देनी है, और एक में आपने रिट्रीव करनी होती है इंफॉर्मेशन। तो 2 स्टेशन ये हो गए। इसके अलावा मैं सर्जरी की गायनी का मुझे मालूम नहीं, इसके अलावा हेपेटोबिलरी में से एक स्टेशन ने जरूर आना होता है, इसके अलावा ट्रॉमाटोलॉजी के अंदर और ATLS से रिलेटेड कोर्सेज में एक जरूर आना होता है, इसके अलावा क्रिटिकल केयर में एक जरूर आना होता है, इसके अलावा ब्रेस्ट एंडोक्राइन में से एक स्टेशन जरूर आना होता है। ये टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है, एग्जामिनर ने वो उसी तरीके से बनाया होगा। तो जब आप टॉक्स की तैयारी करें तो अपने अभी इंशाल्लाह इस कोर्स में आई एम श्योर कि दे विल गिविंग यू दैट सेगमेंटलाइजेशन, तो आप उसके हिसाब से स्ट्रेटेजिक तैयारी करें। अगर आपने सर्जिकल स्किल की वर्कशॉप अटेंड की है और उसमें जो प्रोसीजर आपको बताए थे, जो लॉग बुक थी, उसी में से कुछ एक आएगा, कोई सा एक आ जाएगा। तो इसी तरह टॉक्स के सेगमेंट की तैयारी हो गई। दूसरा आपका लॉन्ग केस होता है, बस लॉन्ग केस के बारे में आपको तफसील बताते, 2 होते हैं, ओके, वही आधा घंटा और साथ ऑब्जर्व 1 आवर, ओके, नहीं आधा घंटा। अच्छा, इसका ये आपने ये टर्म सुनी है, हेलो इफेक्ट? नहीं, समवन जस्ट वॉक्स इनसाइड, ही इज वेयरिंग अ 3-piece सूट, और जिसके करीब से गुजरा था आपको बहुत खूबसूरत ना एक खुशबू, उसने कोई परफ्यूम लगाई हुई थी, अचानक आपकी नजर पड़ी, जबरदस्त उसके पॉलिश किए हुए जूते थे, डिसेंट सी टाई लगाई हुई थी। अब आप उसके बारे में एक राय बनाएंगे ना, यू विल मेक एन ओपिनियन अबाउट दैट। एक और आदमी आया है कि जिसने ना एक पैंट पहनी हुई है, लेकिन पैंट की एक तरफ से ना शर्ट बाहर निकली हुई है, अच्छा, और साथ जो है ना उसका अजीब सा कॉलर आधा अंदर है आधा बाहर है, बाल उसके कंघी नहीं किए हुए, ठीक है, और घिसट घिसट के पैर चल रहा है। इन दोनों से आपको पता चला कि कौन इनमें से अच्छा सर्जन है और कौन अच्छा सर्जन नहीं है। कोई इससे कोई फर्क पता चलता है? नहीं चलता ना। वो बंदा जो इस तरह से आया, हो सकता है वो मास्टर सर्जन हो, ऐसा मुमकिन है ना। लेकिन आपका क्या इंप्रेशन पड़ा पहले, उसे कहते हैं हेलो इफेक्ट। एंड व्हेन यू स्टार्ट योर वाइवा विद अ पॉजिटिव हेलो इफेक्ट, एंड इफ यू सपोर्ट दैट हेलो इफेक्ट, then examiner, it is easy for examiner to decide that he is going to pass you. But if you are not up to mark, but your halo effect is very good, examiner will take some time to neutralize that halo effect. तो एक दफा वो कहेगा अच्छा नहीं क्या पता इसको आता ही हो, फिर क्या पता इसको आता ही हो, लेकिन 2-3 दफा जब आप बोंगे मारनी शुरू करेंगे तो फिर वो कहेगा चल सूट इसने जैसा भी पहना मगर इसको मैंने पास नहीं करना। बट स्टिल दैट हेलो इफेक्ट कैरीज ऑन। ये इंटरव्यूज के लिए और जिसमें आप 1-to-1 फेस करते हैं। इसी तरह नेगेटिव हेलो इफेक्ट, यानी एक लड़की अंदर दाखिल हुई है
अजीब से, मतलब उसकी पूरा डेमिन्योर और उसकी सारी, तो एक वी आर ह्यूमन बीइंग्स ना, वी आर नॉट कंप्यूटर्स, वी आर नॉट जजिंग ऑन अ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। तो आपके जहन में उसके बारे में एक राय सी कायम होगी, और वो राय अगर नेगेटिव हेलो इफेक्ट है तो कुछ अरसा एग्जामिनर के साथ कैरी ऑन करेगा टिल यू विल प्रूव कि नहीं नहीं आई एम वेरी गुड, आई नो एवरीथिंग। तो इसलिए आप याद रखिए हेलो इफेक्ट बड़ा अहम होता है। उसको कैसे आपने मेंटेन करना है, उसमें सबसे अहम ड्रेस कोड है और आपका अटायर है। इस एग्जाम के अंदर एक प्रोफेशनल ड्रेस कोड के साथ आप जाइएगा। प्रोफेशनल ड्रेस कोड क्या होता है? जो बहुत ऑर्नामेंटल ना हो, बहुत गर्ली ना हो, जूता बंद होना चाहिए, आपने खुली जूती नहीं पहन के जानी, प्रेफरेबली सॉक्स के साथ बंद जूता पहन के जाना। अटायर हाउस होल्ड अटायर ना हो, प्रोफेशनल लुकिंग अटायर हो, मिनिमम ऑर्नामेंट्स, मतलब झुमके लटक रहे हो और आप जा रहे हो, मतलब मे बी इट्स जस्ट छोटे से छोटा, इट शुड बी लेस ऑर्नामेंटल। प्रॉपर प्रोफेशनल वॉच आपके हाथ के ऊपर बंधी हुई होनी चाहिए। जिस तरह के एक ना प्रोफेशनल वुमन एक दफ्तर की मैनेजिंग डायरेक्टर जा रही है ना, उस तरीके का अटायर होना चाहिए। और लड़कियों को तो बहुत एडवांटेज है, व्हाइट कोट पहना होता है तो इट एक्चुअली कवर्स एवरीथिंग। लेकिन ये सब चीजें सोच के जाइएगा। द फर्स्ट इंप्रेशन वी मेक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एट योर एंट्री। और हम सब जो एग्जामिनर हम ये जानते हैं कि इसकी एक वैल्यू है। द फर्स्ट जजमेंट एन एग्जामिनर मेक्स इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन हाउ यू लुक एंड व्हाट यू आर वेयरिंग। अनफॉर्चुनेटली, इंसिडेंटली, ऑल्दो दिस एक्सपीरियंस्ड एग्जामिनर के पास ये हेलो इफेक्ट थोड़ी देर के बाद डाइल्यूट हो जाएगा, लेकिन लुक आफ्टर दिस, उस दिन रात को सोइएगा जिस दिन आपका इम्तिहान है। अब आप मेरी बात मानेंगे नहीं, आप में से बहुत सारे लोग, लेकिन उस दिन रात को आपने नहीं पढ़ना। यू नीड अ कूल माइंड। उस दिन आपने कोई ऐसी नई चीज आप 24 आवर में नहीं सीख सकते जो कि एग्जाम के अंदर डिटरमेंटल हो। जो कुछ आपने सीखना है वो 4 साल में सीख चुके हैं। अगर इफ योर माइंड इज जिटरी, इफ इट इज ऑल कंफ्यूज्ड, इफ यू हैड लैक ऑफ स्लीप, इफ यू आर एंक्शियस, इफ योर एड्रेनलिन इज मोर देन द थ्रेशोल्ड, इट विल इज गोइंग टू अफेक्ट योर परफॉर्मेंस। सो आई थिंक कि उस दिन रात को आप इशा की नमाज के बाद थोड़ा सा देख के और एक चहलकदमी अच्छी से करके, और खाना बहुत मत खाइएगा उस दिन, टेक अ लाइट मील, और ताकि उस फिर तहज्जुद के वक्त आप उठ सकें। तहज्जुद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें उठ के अल्लाह से दुआ मांगिएगा और उसके बाद फिर थोड़ा सा देख लीजिएगा, फिर थोड़ी सी वॉक कीजिएगा और एक लाइट ब्रेकफास्ट कीजिएगा, हैवी ब्रेकफास्ट मत कीजिएगा। ये सारी की सारी चीज़ें उस 24 पहले आप बिल्कुल, अगर कोई आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में करते हैं तो कम से कम कोई टेबल टेनिस की 2-3 गेम जरूर लगाइएगा, और नॉट ऑन अ मोबाइल फोन बट फिजिकल। और नहीं तो अगर आप जहां भी जाएं तो वहां वॉक जरूर कीजिएगा। सो देयर शुड बी गुड ब्लड सर्कुलेटिंग इन ऑल ऑफ योर ऑर्गन्स, राइट? बट इट इज नॉट जस्ट द क्लोथिंग, इट्स योर होल अटायर। दूसरी जो अहम बात है वो है बेड साइड मैनरिज्म। जब आप लॉन्ग केस में जाते हैं ना, कुछ लोगों के इतने रिफ्लेक्स बुरे होते हैं। मैं अपने कई साल 98 में पहली दफ़ा एग्जामिनर बना था, मैं 1998 में। तो विद ऑल माई एक्सपीरियंस आई नो कि सम पीपल, उन्होंने इतने ज़्यादा बैड मैनरिज्म प्रैक्टिस के दौरान उनके होते हैं, उनकी गुफ्तगू, उनको मरीज़ के साथ रूड तरीके से बोलना, एरोगेंट तरीके से बोलना, रफ तरीके, कि वो एग्ज़ाम की सारी कॉस्मेटिक सेटिंग के अंदर भी अपना आप नहीं छुपा सकते, और भूल जाते हैं कि पेशेंट का जब पेट नंगा करने के बाद तो उसके ऊपर कपड़ा भी देना होता है। एक है ये साइड। दूसरी है कुछ लोग इसको इतना कॉस्मेटिक कर देते हैं कि अपनी जिंदगी में वैसा करते ही नहीं होते। मतलब जिंदगी में वो तो रूड बोलते हैं, बदतमीजी से बोलते हैं, ऐसे कहते हैं, जाहिल औरतें हैं, इस तरह से करते हैं। और जब आप वहां थे, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जावेद इकबाल है, आपका क्या नाम है? तो मैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, और आपको कोई तकलीफ हो मुझे बता दीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि मैं कपड़ा को थोड़ा, आपका ये गर्दन एग्जामिन करनी है तो उसमें फिर मैं आपको बता दूंगा। कोई दर्द हो आप, मैं आपको मेरी तरफ से इजाजत है ऐसे करने की। अच्छा, आम जिंदगी में तो ये कभी किया ही नहीं होता, जिंदगी में तो इस लेवल पर कभी किया ही नहीं होता। तो बहुत इम्कान है कि आप अगर एड़ी वाला जूता पहन के कभी चली नहीं है और पहली दफा आप एड़ी वाला, तो काफी इम्कान है कि यूं हो जाएंगी आप थोड़ी देर बाद, और वो इतनी फैटल मिस्टेक हो जाएगी। इसलिए उसको आप अभी आप जितने, अब आप उसको एक नॉर्मल लेवल में प्रैक्टिस कीजिए। बेड साइड मैनरिज्म का मतलब यह है, यू विल बी पोलाइट, यू विल बी स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द पेशेंट, you will organize your things properly, you will do a minimum touch to the patient,
एंड यू विल टेक अ कंसेंट ऑन ईच एंड एवरी पार्ट। ये उसी वक्त मुमकिन होगा क्योंकि आपकी प्रैक्टिस का अब हिस्सा है। अब पेड पे एग्जामिन करने से मैं आपका जरा कपड़ा उतारने लगी हूं और ये पर्दा है बिल्कुल, और मैं आपको देख लूं जरा। अगर अभी से हम इसको करते हैं तो फिर एक जेन्युइन वहां से निकलता है, वरना वो तोते वाला हिसाब होता है। वो कहानी सुनी आपने ना, किसी ने एक रखा था तोता, तो जब भी वो घर आता था उसको सिखाया तो वो कहता था हेलो हाउ आर यू, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी और अ टी। सारे लोग बड़े इंप्रेस होते थे, सब लोग। तो जब भी हर लोग कहते यार इसका तोता बड़ा जबरदस्त है यार, बहुत सीखा हुआ है। तो एक दिन एक बंदा आया, उसके साथ एक बिल्ली भी थी। तो बिल्ली को देख के तोते ने कहा हेलो हाउ आर यू, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी और अ टी। तो वो बिल्ली ने फिर देखा तो कहने लगा हेलो हाउ आर यू, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी और टी। बिल्ली ने जरा हूं किया तो कहने लगा, पता है आगे से क्या करने लगा, टैं 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 टैं। तो हमारे अंदर जो ओरिजिनल टैं टैं है ना, वो एग्जाम में निकल आती है। मेरी बात समझ रही हैं आप? ओरिजिनल टैं टैं एग्जाम में निकल आती है। तो इसलिए बेहतर यह है कि इन तमाम चीजों को हम अपनी ट्रेनिंग और उसका हिस्सा बनाएं। तो बेड साइड मैनरिज्म का यह मतलब है, और इसको याद रखिए कि हमने मिनिमम पेशेंट को टच है। दूसरा, बहुत सारी चीजें हम एग्जामिन करते हैं ना, आओ बेटी आ जाओ, बहुत सारी चीजें हम जब एग्जामिन करते हैं ना, वो हमने बिठा के करनी होती हैं। फिर वो एक पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन होता है कि उसको लिटा के ही करनी होती हैं। जैसे सर्जरी में वेरिकोज वेन को खड़े होकर एग्जामिन करना होता है, हर्नियल ऑरिफिसेस को खड़े होकर एग्जाम। अच्छा, उसमें अब ये नहीं कि मरीज की उठक बैठक ना लगा दें, जो चीज पीछे से देख रही है वो एक दफा पीछे से देख ले, मुकम्मल कर ले। और वहां एग्जामिनर आपको इस तरह नहीं जज कर रहा होता, इसने इंस्पेक्शन कर ली, इसने पल्पेशन कर ली, इसने परकशन कर ली, इसने ऑस्कल्टेशन कर ली, ऐसे नहीं चेक कर रहा होता। ये हमारे समझने के लिए कंपार्टमेंट बने हुए हैं। उसने ओवरऑल आपने पेशेंट को एग्जामिन किया, तो जो कुछ सामने से करना है वो सामने से कर लें, जो कुछ बैक से करना है बैक से कर लें। पेशेंट को उठा के जो कुछ करना है उठा के कर लें, लिटा के जो कुछ करना है कर लें। ये ना हो कि पेशेंट का एक दफा पीवी करके फिर ख्याल आया, फिर दोबारा पीवी, फिर दोबारा। आपने जो कुछ करना है एक दफा, ये इसका नाम बेड साइड मैनरिज्म है। और सबसे अहम बात है कि टेक अ काइंड ऑफ अ क्विक कंसेंट विद ईच स्टेप। मैं आपको ये इस वक्त करने लगे, कीप ऑन वर्बलाइजिंग इट। और जब आप खत्म करें, ऑब्वियसली आपने अनकवर करना है, उसका शुक्रिया अदा करना है, और इसको अभी से वार्ड में प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, तो देन आपको उसकी तैयारी नहीं करनी पड़ेगी और इट विल बिकम योर रिफ्लेक्स, राइट? ओके, दूसरा ये है, अच्छा अब हम ये बातें तो बाहर की मैंने सारी आपको बता दी, अब आपने प्रॉपर हिस्ट्री लेनी शुरू करनी है। आई एम श्योर कि सर्जरी और गायनी में हिस्ट्री में कोई फर्क नहीं होता। बेसिक प्रिंसिपल ये है, थोड़ा आप तवज्जो से सुनिएगा। अब आधा घंटा होता है आपके हिस्ट्री में ना, अच्छा उस आधे घंटे में प्लीज रिमेंबर कि हमें लगता है कि हमारा इम्तिहान आधे घंटे बाद शुरू होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका एग्जाम उसी वक्त ही शुरू हो गया है। आपका एग्जामिनर आपको स्कोर कर रहा है और आपके एग्जामिनर के पास एक चेक लिस्ट मौजूद है जिसको मैच करके वो आपको स्कोर कर रहा है, उसको मैच करके स्कोर कर रहा है। उसके अंदर आप लोग बोर तो नहीं हो रहे, सब अटेंटिव हैं। देखें, हिस्ट्री में मैं आपको एक जल्दी से एक एल्गोरिथम बता देता हूं जो आपका एग्जामिनर कर रहा है। नंबर 1, आपने मरीज से एक रैपो डेवलप किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जावेद इकबाल है, मैं आपका यहाँ इम्तिहान हो रहा है और ये हमारे एग्जामिनर हैं और मैं बस अभी गायनोकोलॉजी का यानी FCPS का एग्ज़ाम है। आपका क्या नाम है, क्या करती हैं, फलाना, अच्छा ठीक है, अभी चलो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। आपने एक रैपो डेवलप किया, इसमें 1 मिनट लगाएं सिर्फ रैपो डेवलप करने में। रैपो डेवलप करने के बाद बिफोर यू स्टार्ट योर हिस्ट्री टेकिंग, have a deep look from, I hope you don't mind, head to toe, have a deep look on the patient. Before you do anything, just a critical look on the patient, ताकि आपका एक मेंटल इंप्रेशन बन जाए उस मरीज के बारे में। और यहां प्रैक्टिस में भी हमने ऐसे ही करना होता है। जिस फर्स्ट एक पेशेंट नजर आया, एनीमिक है, माल नरिश्ड है, एक पेशेंट है वो ऐसे कांप रहा है, एक पेशेंट ये ऐसे सांस ले रहा है, और हजारों और बातें ऐसी हैं आपके गायनी की फील्ड में और भी बहुत सी होंगी जो डेमोनियर से पता चल जाती हैं। तो कुछ भी करने से पहले एक डीप लुक लें और अपना एक इंप्रेशन जरूर डेवलप करें। लगता है ये कैंसर होगा, मुझे लगता है ये एनीमिक है, दिस इज कॉल्ड डेमोनियर। इस इंप्रेशन के बाद आगे पर्टिकुलर्स अबाउट पेशेंट, बिल्कुल जंप ना करें किसी और चीज पे, और अपने दिमाग में यहां प्रैक्टिस कर करके ना टाइम कर लें, पता लग जाए आपको कि ये जो खातून है, ये 4 इसके बच्चे ऑलरेडी हैं, उसमें से एक फौत हो गया था, एक इसको अबॉर्शन हुई थी, और इसके हस्बैंड जो है वो एक दफ्तर में क्लर्क हैं, और ये फलां जगह पे रहती है, ये स्कूल में टीचर है।
ये आपको जल्दी से पता लग जाना चाहिए। उसके बाद आगे क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। प्लीज आप याद रखिए, आपने डायग्नोसिस ही बनानी होती है ना, डायग्नोसिस की जो सेंट्रल पिलर है वो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है। और चाहे पूरे आधे घंटे की हिस्ट्री में 10 मिनट प्रेजेंटिंग कंप्लेंट पर लग जाएं, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट इज द मेन सेंट्रल पिलर जिसके इर्द गिर्द डायग्नोसिस बनेगी। ठीक है, मैं सर आपसे थोड़ा पूछना चाह रहा हूं कि नॉर्मली गायनी के क्या क्या केसेस होते हैं? सीए ओवरी सर, इसमें ऑप्स के प्रेगनेंसी से रिलेटेड नहीं, फर्स्ट करें गायनी के। यूवी प्रोलैप्स, यूट्राइन ब्लीडिंग, मैलिग्नेंसी इनसाइड। अच्छा, अब आप देखें, आप ये इस कोर्स के एंड में ना एक लिस्ट सर से ले लीजिएगा, मैडम से, सर से, कि पॉसिबल क्या क्या है, हर एक की पॉसिबल प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स क्या हैं। फर्ज करें एक मरीज कहता है क्या तकलीफ है, मुझे जी खून बहुत, जनाना खून बहुत आता है। ठीक है ना, अब क्या क्या हो गया, इसके से रिलेटेड 3 4 5 डायग्नोसिस होंगी, ऐसे ही होगा ना। अगर आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट सही ढूंढ ली है तो ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा कि इन 4-5 चीजों में से कोई 99% ऑफ टाइम्स ये होगा, मे बी 1% समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी और रेयर हो सकता है वो पेशेंट ब्लीडिंग डायथिसिस का पेशेंट हो, जिसको बेसिकली स्कर्वी हो, जिसको, लेकिन कोई भी एग्जामिनर इस तरह का केस एग्जाम में रखेगा ही नहीं, ये आप याद रखिएगा। इसलिए प्रेजेंटिंग कंप्लेंट इज द मोस्ट फोकस्ड थिंग जिस पर हम तवज्जो नहीं देते। जैसे अब अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक बात और याद रखिएगा, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के अंदर 5 चीजें नहीं हैं तो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट नहीं है, एंड इट विल लीड यू टू अ रॉन्ग डायग्नोसिस। नंबर 1, इट शुड बी द प्रॉब्लम विच ब्रॉट द पेशेंट टू द हॉस्पिटल। आपको क्या तकलीफ है, जी मेरे बच्चे नहीं हो रहे, मैं शादी को मेरे 10 साल हो गए, मेरे बच्चे नहीं हो गए। ठीक है ना, आप ख्याल में प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है? हो सकती है, नहीं भी हो सकती। इस जब तक आप एक और सवाल ना पूछें आप श्योर नहीं हो सकते। और सवाल ये, अच्छा आपने बताया कि आपको औलाद नहीं हो रही, इसके अलावा क्या तकलीफ है, इसके अलावा क्या तकलीफ है? इसके अलावा ना मुझे यरकान हो गया था फॉर एग्जांपल। अच्छा, आपको यरकान हो गया, ओके, एक तो आपको बताया कि आप इसलिए हैं कि बच्चे नहीं, एक दूसरे का, और क्या तकलीफ है? और जी मुझे माहवारी ज्यादा आती है। अच्छा ठीक है, तो ये 3 बातें हो गई, इसके अलावा नहीं, इसके अलावा कोई नहीं। नहीं, अब आपने मुझे ये बताया है कि एक आपको ये होता है, एक आपको ये होता है, एक आपको ये होता है, इसके अलावा कोई और तकलीफ हो तो आप मुझे प्लीज बताएं, और कोई नहीं। नाउ यू आर श्योर व्हाट इज द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट। अब क्या तकलीफ है? डॉक्टर साहब में थायराइड है। अच्छा, तो कब से है? दिस विल लीड यू टू अ वेरी वेरी रॉन्ग कंक्लूजन। इट हैपेंड एक्चुअली 10 years बैक इन आवर वार्ड, एंड आई ऑलवेज कोट एंड आई पुट इट इन माय बुक व्हिच आई एम राइटिंग, कि मरीज क्या तकलीफ है, एक मरीज दाखिला, इतना बड़ा थायराइड है सामने, ऐसे करके आ रही है, आइए बैठे बैठे, हाँ जी ये कब से है? उसने कहा जी ये है कोई 5-10 साल से। अच्छा, दिल धड़कता है तो नहीं? अच्छा, ये हाथ करें यूं, हाँ यूं करें, अच्छा ओके, ये टेस्ट करा के है, T3 T4 TSH बोला, तो सारे देखे मल्टी नोडल गाइटर, उसको लिस्ट पे रख लिया, उसको ऑपरेट हो गया। ऑपरेट होने के बाद अगले दिन मुझे कहा डॉक्टर साहब ऑपरेशन तो ठीक हो गया, मेरी तकलीफ तो वैसी की वैसी है। उन्होंने कहा तकलीफ क्या है? मैं जो कुछ खाती हूं ना वो यहां फंस जाता है। एंड अगर कोई बंदा आपके पास आए और आके कहे कि क्या तकलीफ है, जो मैं खाता हूं यहां फंस जाता है, तो आपके ज़हन में पहली डायग्नोसिस क्या आएगी? और आप पहला टेस्ट कौन सा करवाएंगे? वेरियम करवाएंगे या एंडोस्कोपी कराएंगे? इसलिए कि आपने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट सही ढूंढी है। अब उसका थायराइड हो गया और उसका सीए इसोफेगस अपनी जगह पर मौजूद था। आई एम विटनेस टू दिस, एंड देयर आर सो मेनी केसेस लाइक दिस। प्लीज रिमेंबर, ऑन द डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट इफ वी नो इट एग्जैक्टली। और आप ये याद रखिएगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं, 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 एंड देन विद योर इंटेलिजेंस आप कैटेगराइज कर लेंगे कि इसमें एक्चुअल प्रेजेंटेशन कंप्लेंट क्या है। सो वट एवर इज द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट, उसको डायग्नोसिस की तरफ आप लीड करेंगे। और अगर आप एंड में गलत भी डायग्नोसिस कर लेंगे, योर एग्जामिनर नोज दैट यू हैव अडॉप्टेड द प्रॉपर प्रोसेस। डॉक्टर नाहिद कितनी एक्सपीरियंस्ड होंगी, डॉक्टर सुहेल, डॉक्टर शकीला कितने एक्सपीरियंस्ड होंगे, ठीक है? ये आपको 10 इंसिडेंट्स बता देंगे जिसमें ही वाज नॉट एबल टू मेक अ डायग्नोसिस। तो किसी ने इनकी एफसीपीएस की डिग्री तो नहीं वापस ले ली, ये तो इनका कल से प्रोफेसर नहीं, आप रिमोट हो गए। ऑल ऑफ अस sometime does not make a diagnosis or make a wrong diagnosis, and we revert back
and then we revise our diagnosis, but the process which we follow, that is being examined. तो ये बात समझ में आ गई. प्रेजेंटिंग कंप्लेंट जब आपको पता लग जाएगी, उससे रिलेटेड आगे कहानी चलेगी, और उस कहानी का तीसरा स्टेप है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट. अगर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है ब्लीडिंग पर वजाइनम और आप समझ रही हैं इट इज मास लोअर एब्डोमेन, तो आप सवाल किसके बारे में पूछेंगी? मास लोअर एब्डोमेन के बारे में. अगर आप ये समझें कि कराची जो है ना वो इस तरफ है, रास्ते में खानेवाल आता है और आगे चीचावतनी आता है, इधर है कराची, तो आप हर कदम पर भी सूरह यासीन पढ़ते हुए चलना शुरू कर दें, फिर भी आप कराची नहीं पहुंचेंगे, बल्कि दूर जाएंगे. तो इफ योर प्रेजेंटिंग कंप्लेंट इज रॉन्ग, योर सब्सिक्वेंट हिस्ट्री टेकिंग विल बी रॉन्ग. इस पॉइंट पर मैं एम्फेसाइज करना चाहता हूं. हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट इज नथिंग बट इवेल्युएशन ऑफ द प्रेजेंटिंग कंप्लेंट. वंस यू हैव फिनिश दैट, आपके जहन में एक आउटलाइन बन जाएगी. अब आपने ऑफ कोर्स पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, वो ब्ला ब्ला, उनकी मैं तफसील में नहीं जाता, लेकिन उनके ऑल एल्गोरिदम्स अवेलेबल हैं. एल्गोरिदम्स अवेलेबल हैं, वो आप इस पूरे कोर्स में प्रैक्टिस करेंगी. फॉर एग्जाम्पल, मैंने पास्ट हिस्ट्री पूछनी हो तो मैं पूछूंगा, पहले आप कभी अस्पताल में दाखिल तो नहीं हुए, आपका कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ, आपका कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, कोई बड़ा टेस्ट तो नहीं आपका हुआ, कोई दवाई तो नहीं है जो आप रेगुलर खाते हैं, कोई ऐसी दवाई तो नहीं जो आपको मना की गई है, और अपनी बीमारी के बारे में और कुछ आप मुझे बताना चाहें, तो ऑलमोस्ट सारी पास्ट हिस्ट्री, इसके एल्गोरिदम्स आर अवेलेबल, और वो आप अपनी प्रैक्टिस कर लेंगे. तो पास्ट हिस्ट्री, फैमिली, ये सब कुछ करने के बाद फिर आप एक वर्किंग डायग्नोसिस बना लेते हैं. अच्छा, बाय दिस टाइम आपके 15 मिनट गुजर जाएंगे. अब आप अपने दिमाग में एक सोचना शुरू कर दें कि ये डायग्नोसिस का पेशेंट अगर डॉक्टर नाहिद फातिमा ने आउटडोर से भेजा होता और मैं ड्यूटी पे रजिस्ट्रार होती, तो उनके आने से पहले पहले मैं क्या क्या टेस्ट मुझे और कराने चाहिए थे. और दूसरी बात यह है कि क्या ख्याल है जब टेस्टों की ये रिपोर्ट आएगी तो क्या करना है, ये रिपोर्ट आई तो क्या करना है, अगर ये रिपोर्ट आएगी तो क्या करना है. दैट इज होल वाइवा प्रेपरेशन. यही आपसे वाइवा पूछा जाएगा. इफ यू रिमेन स्ट्रेट ऑन दिस पाथ, तो कोई एग्जामिनर, उसके पास गुंजाइश ही नहीं है कि उसको स्वे. एक टिपिकल वाइवा ये होगा, ओके प्लीज डिस्क्राइब योर केस, आपने ब्ला 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 ब्ला, ओके very nice, so what do you think is the possibility? In my opinion, 1 2 these are the possibilities. Okay, how will you further proceed? I'll do this investigation, blah 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 blah. Okay, for example, if report is this, what will be your diagnosis? This one. Okay, what are the treatment options? These are the treatment. Okay, if it happens like this, if this complication occurs, how will you handle? Okay, do you know any recent advances about this thing? Examiner इतना tight हो जाएगा कि वो इससे sway नहीं कर सकेगा. लेकिन अगर आपने पूछा, हाँ जी व्हाट इज योर केस, सर माय केस इज डिसफंक्शन यूटेराइन ब्लीडिंग, अब आपने ना गेंद उसके ऐसे कोर्ट में फेंक दी है, अब उसकी जो मर्जी पूछे. तो लॉन्ग केस के अंदर तो यू एक्चुअली डिक्टेट द एग्जामिनर योर क्वेश्चंस बाय डिस्क्राइबिंग इट अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट. ये आपको समझ में आ गई बात. और प्रेजेंटेशन स्किल्स ऑब्वियसली विद प्रैक्टिस, आई एम श्योर कि आप ये करवाएंगे इनको कैसे करना है. ये मैंने आपको बता दिया. डिस्क्राइब द हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन सिस्टमैटिकली इन सच अ वे दैट डायग्नोसिस कम्स इन एग्जामिनर्स माइंड. जिस वक्त आप ये आपने तैयारी पहले दिमाग में सोच लेनी है कि जब मैंने डिस्क्राइब करना है तो इस तरह करूं कि, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूं. आप सर्जरी जाहिर है कुछ आपने किया तो है कि सर माई पेशेंट इज अ यंग मैन 20 years old, he works as a porter at Bahawalpur railway station. Once he was lifting a heavy weight and he developed a swelling over here. अब एग्जामिनर के दिल में क्या आएगा? हर्निया. Okay, when he cuffs, the swelling bulges out and when he lies down, it goes in. अब एग्जामिनर क्या कहेगा, और क्या पूछता है, और क्या पूछता है? Patient has no chronic cough and patient has no problem related to urinary retention. अब एग्जामिनर का एकदम दिल खुश हो जाएगा. What is the diagnosis? अब एग्जामिनर की क्या ख्वाहिश है, उसके दिल में क्या है कि क्या जवाब दें आप? बताएं ना. हर्निया. तो वो कहता है व्हाट इज द डायग्नोसिस. ठीक है ना. अब उसके या अल्लाह मुझे बताओ, मुझे बताओ. आप कहते हैं सर माय डायग्नोसिस इज राइटिंग ऑन हर्निया. ओह थैंक यू वेरी मच. एग्जामिनर कितना खुश होगा. आपने उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी, उसकी इच्छा पूरी कर दी. तो जब आप सिस्टमैटिकली बना रहे हैं, वो एक ट्रेंड एक्सपर्ट पर्सन आपके सामने बैठा हुआ है, उसका अपना दिमाग भी उस डायग्नोसिस की तरफ जा रहा है. और जब आप अचानक उसको लगता है कि यार इसने ये पूछा है कि ये हैवी वेट लिफ्टर नहीं है, तो वो क्लिक हो जाता है उसके साथ. और जब आप एग्जैक्टली वही बात बता देते हैं जो सुनना चाहता था, तो आई मीन योर पास. पता नहीं मैं समझा सका हूं ये बात करी. ये मैं थोड़ा थोड़ा बताता हूं.
इसके ये इन्हीं के पास है, सबा के पास ही है, ये स्लाइड्स आप अपने पास ही रख लीजिएगा। ये कहां से मार्कर है इसका, ये अच्छा एनीवे ये देखिए इस पे आएगा ही नहीं वो। ये देखिए हिस्ट्री टेकिंग स्किल्स, मैनरिज्म, प्रॉपर क्लिनिकल एग्जामिनेशन, एबल टू कोरिलेट द फाइंडिंग विद डिफरेंशियल डायग्नोसिस, suggest appropriate investigation, plan a management plan, follow up and prognosis and recent advances। इनको आप अपने दिमाग के अंदर एक रिफ्लेक्स बना लें, यही इन्हीं तरतीब के साथ यहां तक तो आपके हाथ में है, यहां तक ये आप बगैर चुप करके बताना शुरू कर देंगे। इसके आगे एग्जामिनर खुद इंटरजेक्ट करके आपसे पूछने रहेगा, और तमाम अच्छे एग्जामिनर इस प्लान से स्वे नहीं करते। आखिर में बाकी तो गायनी तो मैं आपको पढ़ा सकता, कुछ टिप्स हैं जो आपको वाइवा की कंडक्शन के दौरान में हेल्प करेंगे। पहला यह है, नेवर कन्फ्रंट विद द एग्जामिनर। एग्जामिनर हैज नथिंग टू लूज। मेरे पास कुछ वीडियोस भी थी, मगर अब चूंकि टाइम थोड़ा है मैं बाद में कभी दिखा सकता हूं। कन्फ्रंट का मतलब है कि अब आपके जहन में यह आ गया है कि इसकी जो ट्रीटमेंट है वो पहले डीएनसी करनी चाहिए और फिर हिस्टेरेक्टमी करनी चाहिए, और यह आपने देखा है। अब एग्जामिनर कहता है ओके व्हाट विल यू डू फ्रॉम, आप कहते हैं सर इसकी डीएनसी करनी चाहिए और डीएनसी करने के बाद जो है ना फिर करना चाहिए। वो कहने लगा बट आई मीन देयर इज नो फाइंडिंग ऑन, ये मैं इसको कोई टेक्निकल बात ना समझिएगा, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। देयर इज नो फाइंडिंग इन द सर्विक्स एंड वी हैव डन पीवी एंड बाकी तमाम चीजें ठीक हैं, तो व्हाई नॉट टू डू हिस्टेरेक्टमी स्ट्रेट अवे, ठीक है ना। आपने कहा नहीं सर डीएनसी करनी बहुत जरूरी है। उसने कहा बट यू नो पेशेंट इज एडमिटेड ऑन दिस एंड यू विल री एडमिटेड द पेशेंट एंड इट विल इंक्रीज द कॉस्ट, लेकिन सर डीएनसी करें। अच्छा अब जब ये कर रहे हैं ना, आप उसको खिंच चढ़ा रहे हैं एग्जामिनर को। अब मुझे नहीं पता ये टेक्निकली सही है ये गलत है, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं। किसी बात पे वो अड़ गया और आपको 3-4 दफा ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मुझे आपकी बात पसंद नहीं आ रही, और आप ये कहते हैं कि डॉक्टर नाहीद फातिमा ने कहा था खबरदार बगैर डीएनसी करने नहीं करनी, इट्स अ क्राइम फॉर एग्जाम्पल। अब उस एग्जामिनर से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है कि तू कितने होना, मैं तो डॉक्टर नाहीद को सीखा हुआ है, ये कहने की कोई जरूरत नहीं है। आपने कहा वेल सर दिस वॉज माई अंडरस्टैंडिंग बट ऑब्वियसली यू हैव गॉट मोर एक्सपीरियंस। एकदम विथड्रॉ कर लें अपने आप को, डोंट डिवेल ऑन इट, डोंट जस्ट कहो कि नहीं मैं मना, और बाहर आकर मैं खड़का दिया उसको, चुप हो गई, चुप, आगे से नहीं बोली। प्लीज डोंट कन्फ्रंट, ट्राई टू जज, कि जब कन्फ्रंटेशन होनी शुरू हो गई है तो यू देयर इज ओनली शी और ही हैज नथिंग टू लूज, यू विल बी द लूजर इन द एंड। ये ना ये गिव वे, जब व्हेन आर्गुमेंट इज गेटिंग टफ जस्ट गिव वे, विथड्रॉ योरसेल्फ। कई दफा आपको ये कहने की जरूरत नहीं होती मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। होता है ना जैसे आम गुफ्तगू की मैं बात कर रहा हूं, आप कहते हैं मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं किस बात की माफी मांगू, लेकिन आप माफी मांगे बगैर भी विथड्रॉ कर सकते हैं अपने आप। आप कह सकते हैं अगर आपको मेरी बात बुरी लगी है तो मुझे इसका बहुत अफसोस है। आपने ये नहीं कहा मैंने गलत बात की है, आपने कहा अगर आपको मेरी बात बुरी लगी है, अगर मैंने आपको हर्ट किया है तो आई एम रियली वेरी अनकंफर्टेबल अबाउट इट। अगला बंदा उसको यही परसीव कर रहा है कि आपने माफी मांगी है, मगर आपने माफी नहीं मांगी, अब अपने पॉइंट के ऊपर सही है। इसी तरीका में हो नहीं, ये हो सकता है आप कहें कि सर एक्चुअली ना आई एम ट्रेन्ड इन गायनी यूनिट 1 वेयर आवर प्रोफेसर एक्चुअली टोल्ड अस कि इट इज नॉट फेयर कि पेशेंट की पहले हमें हिस्टोलॉजी पता ना हो और फिर हम कर दें, सो दिस इज व्हाई आई एम सेइंग बट यू नो आई अंडरस्टैंड दैट देयर मे बी अदर व्यूज, दैट्स इट। Try to judge what the examiner wants to listen. Try to judge what he wants to listen. Handle the derogatory remarks positive. बीच में ऐसे ये एग्जामिनर करते नहीं है। मैं उस मतलब हम एग्जामिनर की वर्कशॉप्स वगैरह और बाकी चीज़ें जो मेडिकल एजुकेशन भी बताते हैं उसमें कहते हैं आपने कमेंट नहीं देने, ये नहीं कहना तुम किसके ट्रेनी हो, तुम कहाँ से आए हो, कौन से शहर से, ये बताया जाता है एग्जामिनर्स को। लेकिन फिर स्टिल ह्यूमन बीइंग समटाइम कहते हैं यार तुम 4 साल में ये भी नहीं सीखा तुमने। Some people they start saying it, यार ये 4 साल में तुम्हें ये नहीं तुम्हें पता लगा। ये वो टाइम है जिसमें आपके पैर नहीं हिलने चाहिए, थरथराने चाहिए। कोई बात नहीं, जस्ट टेक दोज डेरोगेटरी रिमार्क्स लाइटली, डोंट। वो जो आपसे बात कर रही है वो आपकी सास नहीं है, फिक्र ना करें। अगर उसने कह भी दिया है कोई बात नहीं, चुप, जस्ट इग्नोर इट। वैसे सास भी कह दे तो इग्नोर करना चाहिए। If you don't know the answer of an objective question, frankly say no. What is the maternal mortality rate Pakistan? आपको नहीं आता तो ये ना कहें मेरा ख्याल है 3.4 है। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव सवाल का जवाब नहीं आता तो कह दे नहीं आता, जिसका जवाब एक प्रिसाइज नंबर है, प्रिसाइज चीजें हैं वो नहीं। लेकिन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके अंदर कुछ ना कुछ जरूर बोले आप।
What do you think how we should control the population in our Pakistan? अब कुछ भी नहीं पता ना. Well, the controlling of population in this country is very important. क्या बताया आपने? I think we must do full effort to control the population. If we don't control the population, problems in Pakistan will going to mount up. क्या बताया आपने? लेकिन आपने कितनी मुहज़्ज़ब गुफ्तगू की, बताया तो कुछ भी नहीं आपने. When the question is subjective, say something. And when question is objective and you don't know it, simply say hands up. I don't know. Because that will be a disaster. कुछ चीज़ों में वाइटल होंगे ना, कुछ चीज़ों में फर्ज करें कितना हीमोग्लोबिन हो तो आपने ये करना है. अब ये एक आपकी किसी किताब के हिसाब से देयर विल बी अ क्राइटेरिया, जो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया होगा, जिसकी बुनियाद पर आप कट ऑफ लाइन होगी, और आपने वो गलत बता दी तो दैट विल बी अ डिजास्टर. तो आप कह सकते नहीं सॉरी मुझे ना सॉरी समझ में नहीं आ रहा. डोंट लूज टेम्पर. इट इज गुड टू गिव एन एविडेंस. फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात कर रहे हैं ना तो आप कह सकते एक्चुअली दिस इज अकॉर्डिंग टू द रीसेंट गाइडलाइंस ऑन फलाना फलाना फलाना. अगर आपके पास एविडेंस है तो एविडेंस देने से आपकी बात में बहुत वजन आ जाता है. दूसरा, आपने वाइवा को रिहर्स करें, और रिहर्स करने की सिंपल टेक्निक है. अब जब आपका इम्तिहान होगा ना, सबसे बड़ी हमाकत यह होगी कि आपके हाथ में 6 किताबें पकड़ी होंगी इतनी सारी, और आप उन किताबों को पढ़ रहे होंगे. प्लीज स्टॉप रीडिंग बुक्स. प्लीज स्टॉप रीडिंग बुक्स. आई कैन टेल यू नाउ कि आपका लॉन्ग केस क्या होगा. आई कैन टेल यू नाउ. Like in surgery, this is the booty I give to all my, this one. And 90% of the patients का long case इनमें से कोई एक होता है. इनमें से कोई होता है. आप अपने इन सीनियर से बूटी ले लें, मैं आपको यकीन दिलाता हूं गायनी में तो और भी स्कोप बहुत कम है, यानी उसका स्पेक्ट्रम कम है. तो यू कैन नो नाउ कि आपका लॉन्ग केस क्या है. जस्ट फोकस ऑन हाउ टू एक्सट्रैक्ट अ हिस्ट्री. जो जो ये सर आपको लिस्ट दे, मैडम दें, उस लिस्ट के मरीज वार्ड में ढूंढ के और दिन में 3 दफा 4 दफा 5 दफा उनकी हिस्ट्री लेनी शुरू करते हैं. डोंट रीड बुक्स प्लीज 5 days बिफोर योर एग्जाम. लेकिन आपने मानना फिर भी नहीं है. लेकिन इस बात को याद रखिए, इट इज द सेगमेंटल टाइप ऑफ प्रेपरेशन. इससे आप पास होंगे. तो जिस तरह ये बूटी मैंने उसके लिए ली है, सर्जरी के लिए, गायनी का मुझे मालूम नहीं है. आप ऑप्स के केस की सबको कहें कि मेहरबानी करके ना हमें 10 केस बताएं. इंशाल्लाह दे विल गिव यू द लॉन्ग. दे आर वेरी सीजन्ड एग्जामिनर. ये अपने पूरे जितने आज तक इन्होंने लॉन्ग केस एग्जामिन पिछले 10 साल 12 साल में किए होंगे, उसी की लिस्ट दे देंगे तो उसी में से एक केस आपको आएगा. एंड जस्ट फोकस ऑन प्रेपरेशन ऑफ दैट केस ओनली. क्रिकेट में जब कभी खेलते थे ना, तो वो जिसकी वो शॉट होती थी ना वीक, फर्ज करें उसका फ्रंट फुट वीक था, तो सब कहे यार इस ये जो निशान लगा है इस पे गेंद फेंको, बस गेंद यही आएगी, तुम बेफिक्र रहो. तो आपने हर दफा यही करना है, बस हर दफा यही करना है. तो आपने बस सिर्फ लॉन्ग केस ही तैयार करना है, टॉक्स करनी है. ओके, सो दिस इज द रेफरेंस फ्रॉम वेयर आई प्रिपेयर्ड इट. सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग. If you have any question, I will be happy to answer it. No question? Please do ask questions. It was a wonderful presentation even for us. Right. We also learned a lot. Very nice. Thank you, sir. लेकिन आपको पता है इसमें सबसे ज्यादा किसने सीखा है? सबसे ज्यादा मैंने खुद सीखा. राइट? जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो उस दिन 2 बर्थ होती हैं. एक तो बच्चा पैदा होता है, एक मां पैदा होती है. प्राइमी ग्रेविडा खास तौर पर. शी हैज नेवर बीन अ मदर बिफोर, एंड अ मदर इज बॉर्न व्हेन अ बेबी इज बॉर्न. सो व्हेन यू आर अ टीचर, you are the main beneficiary of the learning process. So thank you very much. I enjoy talking to you, though you didn't ask any question. I want you to ask questions, please. I can't guarantee you the answers, but please do ask questions. It was so comprehensive, mashallah. All right. Okay. Thank you. Thank you very much.